Hello students, welcome to you all in Namaste Physics with गौर सर। फर्स्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया और उसमें आपको इनर्शिया तक बताया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया बता दिया। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो लेट अस गो टू द लेक्चर। सी, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रिकॉल किया मैंने कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कितने टाइप के हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। करेक्ट। inertia of direction मैंने आपको बताया कि मडगार्ड का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है। अब बच्चे आगे चलते हैं। इसमें अब देखो जो हमारे पास आएगा वो है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, न्यूटन की एंट्री होने वाली है। उससे पहले छोटी सी चीजें मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या है। आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या है, क्या कर सकता है। कि भाई आप, अब तक हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बॉडी का स्टेट। इनर्शिया का मतलब है किसी बॉडी का हम स्टेट चेंज करेंगे तो वो अपोज करेगा, लेकिन हम चाहते हैं उसका स्टेट चेंज करना। तो फोर्स क्या है बच्चे, ये वही चीज करता है जिसका बॉडी अपोज करती है। मतलब फोर्स क्या है, पुश और पुल, पुश और पुल। दैट या तो चेंज करता है या तो चेंज कर सकता है, दैट चेंजेस, या चेंज करने की कोशिश करता है और टेंस टू चेंज। क्या चीज चेंज कर सकता है या क्या चीज चेंज करना चाहता है, उसमें दो बातें हैं। एक तो आप देखो किसी बॉडी को आप, जैसे आपके पास कोई भी एक स्पॉन्ज बॉल है, उसको आप फोर्स लगाएंगे तो, या फिर आप एक स्ट्रिंग है, रबर स्ट्रिंग है, उसको आप पुल कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। स्प्रिंग ले लो ना, स्प्रिंग को आप प्रेस कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उससे उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। तो फोर्स एक पुश और पुल है, या तो वो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरी चीज क्या है, वो उसका स्टेट, स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है। अब हम जो इस चैप्टर में स्टेट के बारे में बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चे हमारे पास अलग चैप्टर है, तो वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट। फोर्स के बारे में समझ में आ गया आपको। तो फोर्स पुश और पुल है, विच चेंजेस या टेंस टू चेंज, तो चेंज करता है या टेंस टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट ऑफ ए बॉडी। करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब आप बहुत छोटी छोटी बातें देखिए। अब आएगा बच्चे न्यूटन आ जाएगा। मैं इस पर सीधा सीधा न्यूटन पर आ जाता हूँ। न्यूटन्स लॉज, फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर आ जाओ सीधा। और ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी हमेशा अपने स्टेट को अपोज करेगी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट को अपोज करती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी सेम ही है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अपने आप बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती अनलेस अनटिल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इन एब्सेंस ऑफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा हूं। सिंपल डेफिनेशन ये है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स से डरता है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बॉडी है, बॉडी बाय इटसेल्फ, बॉडी बाय इटसेल्फ कैन नॉट चेंज,
body by itself cannot change its state of rest or state of यूनिफॉर्म मोशन। मैं हमेशा यूनिफॉर्म मोशन लिखूंगा क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डायरेक्शन भी आती है। बॉडी अपने आप अपनी ये चेंज नहीं कर सकती है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी बाय इटसेल्फ कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया आपको इसका स्टेटमेंट क्लियर है कि या तो यदि हमें किसी बॉडी का स्टेट चेंज करनी है तो इसका मतलब हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये हुआ। तो आप कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में, बताइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है किस फिजिकल क्वांटिटी को। तो बच्चे ज्यादातर आंसर दे देते हैं इनर्शिया। अरे इनर्शिया आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा है, तो आपको समझाना क्या पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि विच फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिटेटिवली, देखो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी क्वालिटेटिवली जिसको डिफाइन कर रहा है वो तो है इनर्शिया क्वालिटेटिवली, लेकिन क्वांटिटेटिवली क्लियर है। मैं जो लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से समझना, वो मैं लिख रहा हूं कि क्वांटिटेटिवली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ defines what? Force. Defines force. इसको ध्यान रखना हमेशा, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है विच इज क्वांटिटेटिवली डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट। अब थोड़ा सा इसको आप चाहो तो मैथमेटिकली भी लिख लो। भाई आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यदि आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? फर्स्ट लॉ, हाउ विल यू राइट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैथमेटिकली? बताओ क्या लिखें कि हमारे पास यदि कोई फोर्स नहीं है, तो कह रहा है यानी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर ध्यान रखना कि मैं जो बात करता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करता हूं, यानी कि अनबैलेंस फोर्स। इफ एफ एक्सटर्नल यानी अनबैलेंस्ड, करेक्ट, यानी बैलेंस और अनबैलेंस अभी आपको वेक्टर पढ़ लिया है। बैलेंस का मतलब है सबका वेक्टर सम जीरो है, सिंपल सी बात। अनबैलेंस का मतलब सबका वेक्टर सम जीरो नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल आपके पास जीरो है, देखो हमेशा जीरो को जीरो वेक्टर लगाना चाहिए। तो क्या होगा, उसकी स्टेट सेम रहेगी। मैंने क्या बताया था, स्टेट क्या होता है, वी वेक्टर। तो वी वेक्टर विल बी कांस्टेंट। तो बच्चे ये है आपका, ये कांस्टेंट को मैं ऐसे लिखता हूं बच्चे, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। करेक्ट है, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चे सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। उससे पहले आपको एक वर्ड बताना पड़ेगा, जब भी बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए बच्चे एक फिजिकल क्वांटिटी और है, उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। इस चैप्टर में जब भी हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वो लीनियर, लीनियर का मतलब होता है बच्चे स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। इसका रोटेशनल काउंटर पार्ट आएगा रोटेशन चैप्टर के अंदर, उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल है बच्चे पी। तो किसी कोई भी बॉडी यदि मूव कर रही है तो उसके अंदर बच्चे क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन होगा। तो उस लीनियर मोशन की क्वांटिटी को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसको यदि आप क्वालिटेटिवली डिफाइन करोगे तो इट इज नथिंग बट इट इज क्वांटिटी ऑफ
इट इज क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन हमारे पास मोमेंटम है। करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट उस पर चला जाता हूं। तो मैथमेटिकली मोमेंटम को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकली बच्चे मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बच्चे सोच रहे हैं इसमें मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से ही एक साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा? साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही कहते हैं? ये किसी ने सोचा छोटी क्लास में? पूछा किसी ने? नहीं ना। मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। अब हमारे पास मोशन, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों केसेस में देखो क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन है। मैं बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन के लिए मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं, जरा बताएं आप। पहला सिचुएशन ये है कि सपोजिंग यू हैव एक स्मॉल बुलेट है, ठीक है, और ये इसका जो मास है वो बहुत छोटा 2 ग्राम है, ठीक है। लेकिन ये बच्चे यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये सपोजिंग आप हैं, ठीक है, ये हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये आप हो गए। अब ये 2 ग्राम पता है कितनी स्पीड से आ रही है? 200 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड सिचुएशन है आपके पास, यू हैव ए हैवी लोडेड ट्रक, से भारी सा ट्रक है, ठीक है। ये इतनी कम स्पीड से आ रहा है, अब ओनली 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेकिन इसका जो मास है ये है सपोजिंग 2000, बल्कि 20,000 केजी, यानी 20 टन। अब बताइए दोनों मोशन में है या नहीं? ये जो बुलेट है ये भी मोशन में है, इसमें भी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और ट्रक है इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन है। लेकिन यदि मैं आपसे आपकी आईज फोल्ड करूं, कहता हूं आपसे कि एक ऑब्जेक्ट फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रही है, तो आपको डर लगेगा? नहीं, अरे आने दो। दूसरा मैं कहता हूं आपसे कि एक बॉडी है जो 200 मीटर पर सेकंड से आ रही है, आपको डर लगेगा? हाँ बिल्कुल। अरे यू विल बी ट्रैवलिंग लाइक ए ड्राई लीव्स। अरे कांप रहे हो गए यार, ये क्या है, तो बहुत भयानक स्पीड से आ रही है, ठीक है नहीं? तो ध्यान रखना कि दोनों केस में 200, पहले केस में 200 मीटर पर सेकंड से आपको बहुत डर लग रहा है, जबकि मास ब्लड का कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ 2 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, जो कह रहे फूक मार दूंगा उसको, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 ग्राम की ऑब्जेक्ट 200 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आप कांप जाएंगे। इसका मतलब 200 मीटर पर सेकंड डोमिनेट कर रहा है इस क्वांटिटी ऑफ मोशन में। सेकंड केस में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन 20,000 केजी उस वो डोमिनेट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मोशन में। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन को समझने के लिए दोनों चीजें चाहिए, मास भी है और वेलोसिटी भी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो नॉट ओनली मास बट वेलोसिटी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, यानी दोनों चीजें कंसिडर करनी चाहिए, वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम, सॉरी वेलोसिटी एज वेल एज मास। तो मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और आगे मैं बताऊंगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि मोमेंटम किसी बॉडी में कितना होता है, कितना ज़्यादा है या कम है, वो डिपेंड करता है कि यदि वो किसी से स्ट्राइक करेगी तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। बस इतना सा याद रखना। जब भी कॉलिजन होगा, जब भी टक्कर लग रही है, जब भी कोई खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, है नहीं, तो वहाँ मोमेंटम का कंसेप्ट लगता है कि मोमेंटम ही मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है बस।
चलिए ये मैंने बता दिया। तो मैथमेटिकली मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मैंने बहुत स्पेशल चीज़ बताई आपको कि नॉट ओनली मास बट वेलोसिटी, ये दोनों टुगेदर क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे ध्यान रखना है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, बस फिजिक्स को पकड़ो बच्चे। अब आगे जो इसकी सोल है चैप्टर की वो यहीं पर ही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली बात तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगी, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड -1। तो ये तो हो गया बच्चे इसकी ऐसा यूनिट। अब आपको बच्चे मोशन इन प्लेन, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि मोशन इन प्लेन को बहुत ज़्यादा अच्छा समझो यदि आपको फिजिक्स को ग्रास्प करना है। तो वेक्टर्स, उसके अंदर जो लॉज हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल, बस उसको एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका पूरी फिजिक्स अच्छी समझ में आएगी। वो हम आगे बाद में लेंगे, यहाँ हम लॉज ऑफ मोशन चल रहे हैं अभी। अब आपको यदि जब भी मोमेंटम में चेंज किया जाए, बस ध्यान रखना, मोमेंटम में चेंज यदि करना है, यदि मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो बच्चे वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। वेक्टर है वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज का मतलब वेक्टर, वेक्टर, बस बार बार मैं बोल रहा हूँ वेक्टर में चेंज। वेक्टर में चेंज कैसे होता है हम अभी क्वेश्चन कुछ करके दिखा देंगे आप, लेकिन उससे पहले थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। मोमेंटम क्लियर हो गया, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मैं क्योंकि लॉस न्यूटन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ अभी, न्यूटन के लॉ को, तो सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ। पहले इस पर आ जाते हैं, फिर दोबारा से मोमेंटम पर दोबारा आएंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, अब इसका ध्यान रखना, न्यूटन सेकंड लॉ आपने 9th में पढ़ा, F = ma, भाई ये न्यूटन सेकंड लॉ है, सब बच्चे ये बोल देंगे। इस 11th में यदि आपके पास कंपटीशन में आता है कि विच इज़ द रियल न्यूटन सेकंड लॉ, तो F = ma नहीं है, ध्यान रखना। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है बच्चे, एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर जो लगता है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज। देखो रेट ऑफ चेंज तो स्पेस के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको लिखना है टाइम के साथ। टाइम रेट ऑफ चेंज, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, खाली रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। मतलब मैथमेटिकली क्या हो गया, मैथमेटिकली एफ एक्सटर्नल, जब भी मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की तो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। अब बच्चे मैथमेटिकली जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी आता है तो एक उसको रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, दैट इज इक्वल टू के dp/dt। दिस इज इक्वेशन 1। व्हाट इज k? द k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो डायमेंशन चैप्टर में भी तो किया था आपने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, स्टेटमेंट समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, नॉट सिंपली रेट ऑफ चेंज,
रेट ऑफ चेंज स्पेस के साथ हो सकती है, रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ हो सकती है, तो हम रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ कर रहे हैं। जब मेंशन नहीं होता है तो आपको टाइम के साथ होता है, लेकिन आपको करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। अब बच्चे एक मिनट और, हमें ये भी पता है, वी नो मोमेंटम p वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या हुआ, तो F एक्सटर्नल जो फोर्स लगा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें बच्चे बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है, ज़्यादातर फिजिक्स इन्वॉल्व पता नहीं होता है, मैं आपको फिर बताऊं। अब मैंने तो लिख दिया खाली मास यदि कांस्टेंट है तो, इफ मास भी कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट है तो। अब बच्चे का मास तो कांस्टेंट ही होता है, अरे नहीं, मास कांस्टेंट कब होता है, ये तब होता है बच्चे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में बहुत कम होती है, ठीक है। मास तभी कांस्टेंट होता है ना। तो आपको मैं थोड़ा समझा दूं, यदि आपको किसी को क्लियर हो, आइंस्टाइन ने बताया था कि जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो बच्चे बिल्कुल करेक्ट मेथड दूंगा आपको। यदि किसी बॉडी का एम नॉट क्या है, एम नॉट इज द रेस्ट मास, चलो समझ में आएगा। दिस इज द एब्सोल्यूट रेस्ट मास। यदि कोई बॉडी रेस्ट में होती एब्सोल्युटली, तो उसका मास होता है रेस्ट मास एम नॉट। वी बच्चे उसकी वेलोसिटी है बॉडी की, सी जो है बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप इससे समझने की कोशिश करो ना कि इसका मतलब क्या हुआ। यदि आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू सी, जरा सोचो बच्चे, यदि v और c इक्वल हो गया तो 1 - 1 0, तो क्या m इज इक्वल टू एम नॉट बाई 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया m जो है इन्फिनिटी हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं। यानी कोई बॉडी का मास, सॉरी किसी बॉडी की वेलोसिटी यदि लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट होता है। तो ये जो मैकेनिक्स है जिसमें किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल होती है, तो वहां पर न्यूटन नहीं लगता है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी में लगता है न्यूटन। ये जब वेलोसिटी किसी बॉडी की लाइट की वेलोसिटी कंपैरिजन में आती है तो उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर मास कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा, तो कौन सी मैकेनिक्स हो गई, यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी है लाइट के रिलेटिव नहीं है, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट बहुत क्लियर करके दे रहा हूं आपको। दिस इज कॉल्ड नॉन रिलेटिविस्टिक, दिस इज कॉल्ड नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्वेश्चन बच्चे असर्शन रीजन में कहीं से आ गया ना तो बस हालत खराब हो जानी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये फॉर्मूले नहीं बना रहे हैं, मैथ्स कर दिया। तो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ध्यान रखना मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या बन गया फिर, तो इससे क्या बन गया, मास तो बच्चे है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी टी ऑफ वी है। तो मास कांस्टेंट आने का मतलब है हमारे पास जो बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में नहीं है, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, ठीक है। आगे चलो देखो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एम इंटू डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन, तो के इंटू एम ए। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसे बोलता होगा फोर्स इज इक्वल टू के माँ। भाई फोर्स जो है माँ है, ध्यान रखना, माँ जो है हमेशा फोर्स लगाती है, सुबह सुबह स्टेट चेंज करती है आपकी, आप सो रहे हैं तो आपको उठाती है, यानी उठते हो या नहीं उठते हो। तो फोर्स इज नथिंग बट माँ, तो माँ इज द अदर फॉर्म ऑफ फोर्स। अब आप उसमें के लगा रहे हो, के माँ, तो के माँ थोड़ा सा ऐसा लगता है, हरियाणा में बोल रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे।
तो के जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, वी चूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वी चूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम बड़े सेलेक्टिवली सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेंगे कि हमारे पास फोर्स यदि 1 न्यूटन है, मास 1 किलोग्राम है, तो हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो बोलो क्या हो गया फिर, तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई 1। फोर्स क्या बन गया, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए वैक्टर। तो इस तरह से मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। और बच्चे के की वैल्यू 1 आपकी कब आती है, जब हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ये एस आई सिस्टम। तो के 1 तब आता है जब आप एस आई सिस्टम लेते हैं। और बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ असली में क्या बन गया, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ आपको? तो इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि सेकंड लॉ को हम और आगे यूज़ करेंगे एंड न्यूटन थर्ड लॉ भी लगाएंगे। बच्चे इसको आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और कमेंट्स में डालना आपको कैसा लग रहा है, शेयर भी करिए अपने लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।